Hello, dear students. Again, Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. मेरे प्यारे बच्चों, आज थोड़ा सा मेरा गला खराब है तो आप लोग एडजस्ट करेंगे उसके लिए, राइट? आपको मालूम है कि हम लोग DSSB फीमेल 2018 का पेपर कर रहे हैं और आज हम 100 से 150 तक के क्वेश्चंस करेंगे। मतलब ये थर्ड पार्ट है आज, ठीक है। हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था मेरे प्यारे बच्चों, जिस लास्ट क्वेश्चन पे छोड़ा था वो था विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी फेजेस डज नॉट हर्ट मसल रेस्ट। इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी फेजेस डज द हर्ट मसल एट रेस्ट, ठीक है। तो हर्ट मसल की जो रेस्ट की कंडीशन होती है वो कौन सी होती है मेरे प्यारे बच्चों? ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डायस्टोलिक कंडीशन, ठीक है। डायस्टोलिक की कंडीशन में क्या होता है, पहले इस बात को समझ लीजिए। दो तीन चार क्वेश्चन और इससे आ जाते हैं अलग अलग। सिस्टोल की जो कंडीशन होती है उसमें हर्ट मसल जो होती है, स्पेशली लोअर हर्ट मसल्स जो होती है, जहाँ जिस रीजन को अगर पुरकिंजी फाइबर पूरी तरह से जिनको ऑप्टिमाइज करते हैं, वो पूरा रीजन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और प्रेस करता है, जिससे कि आपका जो ब्लड है वो आपका बॉडी की तरफ मूव करे। और दूसरा जो राइट वेंट्रिकल का ब्लड होता है वो पल्मोनरी की तरफ मूव करे, या फिर मतलब दूसरे शब्दों में कहूँ तो हार्ट की तरफ, वो लंग्स की तरफ मूव करे, जहां वो डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। कितनी बात क्लियर है? और इसकी ऑपोजिट कंडीशन होती है डायस्टोलिक कंडीशन। डायस्टोलिक कंडीशन में हार्ट की मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स हो रही होती हैं, तो फिर जो राइट एट्रियम से ब्लड फिर दोबारा से वापस आ रहा होता है हार्ट में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The effect of high altitude acclimatization remains only for the period। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जो हाई एल्टीट्यूड पे एक्लिमेटाइजेशन आप करते हो, जो एडेप्टेशन करते हो मेरे प्यारे बच्चों, वो 1 से 2 वीक रहता है। 1 से 2 वीक के बाद उसका जो इफेक्ट होता है धीमे धीमे वो कम होने लगता है। ये कंडीशन होती है while we are going for the high altitude training, the number of RBC count in our blood will increase, right? So because of having high RBCs, what will happen? Your blood will carry more oxygen in comparison to normal, right? चलिए क्या हो जाएगा, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द हार्ट इज पंपिंग ऑर्गन ऑफ कार्डियोवेसिकुलर सिस्टम। तो ये क्या है, इसमें कार्डियक मसल्स है या फिर आपका ब्लड वेसल्स हैं, चैम्बर्स हैं या स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो इसमें कौन सी आपकी कार्डिक मसल्स हैं? ये कार्डिक मसल क्या करती हैं, एज ए पंपिंग ऑर्गन का काम करती हैं, ठीक है। कार्डिक मसल्स ही रिस्पॉन्सिबल है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। फंक्शनल कैपेसिटी इज आल्सो कॉल्ड, जो फंक्शनल कैपेसिटी है उसको और क्या कहते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं, फंक्शनल प्रोसेस, हार्ट रेट रिजर्व, या नन ऑफ दैट। सिंपली इसको क्या बोला जाता है, इसको फंक्शनल प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। ठीक नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया है विवेक, ये आंसर जो है वो फंक्शनल प्रोसेस का गलत है, राइट। फंक्शनल प्रोसेस क्या है? फंक्शनल प्रोसेस में एंटायर प्रोसेस आएगा। एंटायर प्रोसेस में क्या आएगा, वो हार्ट की फंक्शनिंग आएगी, हार्ट फंक्शनिंग। सिर्फ फंक्शनल कैपेसिटी की अगर आप बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हार्ट रेट रिजर्व। इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी आंसर जो है वो फंक्शनल प्रोसेस नहीं होगा, फंक्शनल प्रोसेस एंटायर फंक्शनिंग को बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्पोर्ट ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एन एथलीट। एक एथलीट को प्रिपेयर करने का एक प्रोसेस है जिसमें उसको फिजिकली, साइकोलॉजिकली और टेक्निकली सारी तरह से सही करते हैं। तो सिंपली इसका आंसर डी हो जाएगा, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द आइडिया दैट वी लाइक पीपल हु लाइक अस। हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमें पसंद करते हैं, राइट। ये बात जो है किसको दर्शाती है नीचे में से? सिमिलैरिटी को, रेसिप्रोसिटी ऑफ फीलिंग, प्रॉक्सिमिटी, सोशल एक्सचेंज थियरी, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेसिप्रोसिटी ऑफ फीलिंग्स। हमारी फीलिंग उसी के लिए ज्यादा अच्छी होती है जिसकी फीलिंग हमारे लिए अच्छी होती है मोस्टली, ठीक है। तो बी आंसर इसमें करेक्ट होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम द history of Olympic Games, it can easily to be understand that the sport and politics, two important aspects of human society. अगर हम ओलंपिक गेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, then we will see that this is a very very important the combination of politics as well as society. How it is? Nothing to fear from each other, एक दूसरे से डरना नहीं है. World against each और several occasion, ठीक है. कई एक बार वर्ल्ड जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट होता है, जैसे कई एक बार आपने देखा है 1980 और 84 के ओलंपिक देखेंगे, एक बार रशिया ने बॉयकॉट किया, देन नेक्स्ट टाइम अमेरिका ने बॉयकॉट किया, ठीक है. नॉट इन्फ्लुएंस्ड ईच अदर इवन एट क्रूशियल मूवमेंट, ये बात गलत है. क्रूशियल मूवमेंट्स पे हमेशा एक दूसरे को अफेक्ट करता है, चाहे वो ग्रुप्स की बात करी जाए, चाहे वो नेशंस की बात करी जाए, या फिर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी जाए, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स की बात करी जाए. इन ऑल दीज केसेस they will affect to each other, so influence each other directly or indirectly. ये बात बिल्कुल सही है कि डी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा, कि चाहे वो ओलंपिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, जो आपकी पॉलिटिक्स है और ह्यूमन सोसाइटी है वो एक दूसरे को इफेक्ट करती है. चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे. लीडरशिप इज द एक्सरसाइज ऑफ, इस क्वेश्चन को आप लगाइए फटाफट में आपको इसमें, क्योंकि इसकी पूरे फंडामेंटल्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं. मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप लोग खुद लगाएं और जल्दी से बताएं, देन वी विल एक्सप्लेन इट. लीडरशिप की बात हो रही है. लीडरशिप इज एक्सरसाइज, किस तरह की है लीडरशिप? अथॉरिटी मेकिंग या डिसीजन मेकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी इन जजमेंट, स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यूनिटी एंड कॉपरेशन. चलिए बहुत अच्छे, शाबाश. तो आंसर क्या होगा इसका? अथॉरिटी इन डिसीजन मेकिंग. बाकी फ्लेक्सिबिलिटी इन जजमेंट, स्टेबिलिटी इन फ्लेक्सिबिलिटी, यूनिटी एंड कॉपरेशन, ये सारे के सारे क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके? लीडर के, ठीक है. ये लीडर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. बाकी अथॉरिटी या डिसीजन मेकिंग क्या है? इसकी मेन एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग है, ठीक है. चलिए, पर्सनैलिटी कैन बी मेजर्ड थ्रू, पर्सनैलिटी जो है वो किस तरह से मेजर कर सकते हैं? ऑब्जर्वेशन के थ्रू, बिल्कुल बात सही है. ऑब्जर्व करके हम लोग देख सकते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, ही वाज हैविंग गुड पर्सनैलिटी और नॉट. रेटिंग के थ्रू भी हम दे सकते हैं, ठीक है. उसको रेट किया किसी को भी हमने कि आउट ऑफ 10 10, आउट ऑफ 10 9, राइट. देन प्रोजेक्टिव टेक्निक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप क्या करेंगे, गूगल पे इसकी सारी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स देख लेंगे, 8-10 प्रोजेक्टिव टेक्निक है, ये आपको हेल्प करेंगी आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स रहेंगे उनमें. तो डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों. आगे चलेंगे और नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फ्रॉम इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम एंड आर की कंट्रीब्यूटर्स टू द सोशल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. बिल्कुल सही है, सारे के सारे डेवलपमेंट क्या है वो फिजिकल एजुकेशन में आते हैं. डी ऑल ऑफ द अबव आंसर करेक्ट हो जाएगा. चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए फटाफट जल्दी. व्हाट आर अट्रैक्टेड द इकोनॉमिस्ट टुवर्ड्स टू द स्पोर्ट दीज डेज. सीधी सी बात है, जहां ग्रोथ हो रही होती है वो हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं. ग्रोथ हो रही हो इकोनॉमिकली, राइट, स्टेबिलिटी अच्छी हो कहीं पे भी, दूसरा फेम और नेम आपको मिल रहा है, तो वो चीजें हमेशा क्या करती हैं आपको, हमेशा हमेशा आपको अट्रैक्ट करती है. तो ग्रोथ ऑफ स्पोर्ट इंडस्ट्री क्या कर रही है? अभी सबको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ. दैट इज वाई आप देख रहे हैं कि बहुत सारी लीग्स शुरू हो रही हैं, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री चांस टू अर्न द मनी अ लॉट, as well as we are also able to find out the right personality of the players, right kind of the attitude. और फाइनली जो सबसे बड़ी बात करी जाए तो स्पोर्ट की जो परफॉर्मेंस है वो हम लीग्स में बहुत बड़े आराम से देख सकते हैं, और नेशनल टीम के सिलेक्शन में भी काफी आसानी हो जाती है इससे. तो ग्रुप डायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल्स ऑन द ग्रुप और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. तो डेफिनेशन ही थी, सीधा सीधा ये आंसर हो गया. आगे चलते हैं. Sport mega event, large group of peoples together to collaborate, display of devotion and celebration. जब बहुत बड़े इवेंट मतलब मात्रा में लोग इकट्ठे होते हैं कहीं पे भी, तो उनका क्या होता है, एक गेम के प्रति समर्पण होता है और वो उसकी विक्ट्री के सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा हो रहे होते हैं मोस्टली. द सोशियोग्राम इज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर, सोशियोग्राम जो है वो इम्पोर्टेंट टूल है किसके लिए? टीचर्स के लिए, फिजिकल एजुकेटर्स के लिए और कोचेस के लिए. Sociogram क्या है? Sociogram is a tool by which we will
ट्राई टू एनालाइज दैट हाउ द पर्सन इज सोशलाइज्ड। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये टीचर्स के लिए भी जरूरी है, फिजिकल एजुकेशन ईच एंड एवरी, किसी के लिए भी बोला जाए तो ये सबके लिए क्या है, वो जरूरी है। इन अगर सिर्फ इसमें एक ऐसी कंडीशन आ जाए, आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जैसे टेररिज्म, तो पीपल हु फॉलो द टेररिज्म, उनके लिए सोशियोग्राम जो है वो जरूरी नहीं है, बिकॉज दे डोंट केयर अबाउट द सोसाइटी। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 115, इज एन पावरफुल सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्लासिफिकेशन, कंपटीशन, क्रिएटिवनेस और कोऑपरेशन। इनमें से क्या है जो पावरफुल सोर्स है मोटिवेशन का? ठीक है, तो अगर जहां तक आप फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्या होगा, इसमें कंपटीशन जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप जितने ज्यादा कंपटीशन खेलेंगे आप ज्यादा मोटिवेट होंगे, चाहे ये डिपेंड नहीं करता कि आप जीतें या हारें। इफ यू विल लूज द मैच, यू विल डू इंक्रीमेंट इन योर प्रीवियस टैक्टिक्स, राइट? इफ यू विल विन, दे विल गिव यू द इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, बी आंसर करेक्ट होगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। एग्रेशन इज द पार्ट ऑफ मैन instinctive behavior is acceptable to an extent। एक यहाँ तक अग्रेशन की बात आ रही है, तो अग्रेशन को हमने पहले पढ़ा था जब पिछला पेपर कर रहे थे, उसमें भी ये सेम क्वेश्चन था। तो ये क्या है, सोशल बिहेवियर तो आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, पर्सनल बिहेवियर जो स्वयं आप करते हैं। ठीक है, होलिस्टिक बिहेवियर क्या है, ये मैंने आपको लास्ट पेपर में पढ़ाया। ठीक है, तो आप उसको देखें। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पिलर ऑफ स्पोर्ट एथिक्स का पिलर जो है वो कौन सा नहीं है? तो फियर इसमें से स्पोर्ट एथिक्स का क्या है, वो पिलर नहीं है। ट्रस्ट वर्दीनेस शुड बी देयर, फेयरनेस वहां होनी चाहिए, और केयरिंग आपको करनी पड़ेगी, चाहे रूल्स हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो आपकी ऑडियंस है, वो सबकी केयर आपको करनी है। तो फियर इसमें से नहीं होगा, सिंपल सा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्रिएशन टाइम इज द कंपोनेंट ऑफ, रिक्रिएशन टाइम, ये रिएक्शन टाइम होगा। ठीक है, ओके, सो रिएक्शन टाइम इज द कंपोनेंट ऑफ, ये तो मैंने आपको पढ़ाया है, मैं फिर आपको याद दिला देता हूँ। ABCPSR, इसमें से रिएक्शन टाइम क्या है, वो आपका स्किल रिलेटेड कंपोनेंट है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इंप्रूविंग रैपिड मूवमेंट इनटू रिक्वायर्ड स्ट्रेच पोजीशन इज नोन एज। इंप्रूवमेंट एंड रैपिड मूवमेंट अगर हो रहा है और स्ट्रेचिंग की बात हो रही है तो पैरास्टिक स्ट्रेचिंग होगी। सिंपल सा आंसर है, ये पहले भी मैंने आपको बताया था, बी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टैटिक स्ट्रेचिंग वही है कि आप एक जगह से स्टैटिक पोजीशन में एंड यू आर ट्राइंग टू एक्सटेंड मोर एट द जॉइंट्स। ठीक है, असिस्टिव स्ट्रेचिंग को पैसिव स्ट्रेचिंग भी बोलते हैं, आप किसी की हेल्प से अपनी जो बॉडी का रेंज ऑफ मोशन है उसको बढ़ा रहे हैं, तो उसको असिस्टिव बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेचिंग कोई एक बेसिक टर्म नहीं है जिसको हम यूज करते हो, जनरली हम इसको किसी भी क्रॉस कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल फिटनेस, इसमें से कौन सा है जो फिजिकल फिटनेस को फैक्ट नहीं करता है? एज, आपकी एज तो करती है डेफिनेटली, डाइट आपकी हो गई, क्लाइमेट आपका करता है, परफॉर्मेंस इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप परफॉर्मेंस कैसी कर रहे हैं वो एक अलग विषय है, राइट? जनरल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस आपकी क्या है, वो एक अलग विषय है, राइट? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 121। द एबिलिटी टू कंट्रोल बॉडी पोजीशन ईदर स्टेशनरी और व्हाइल मूविंग इज कॉल्ड। एबिलिटी टू कंट्रोल बॉडी पोजीशन, बॉडी की पोजीशन को कंट्रोल करना, चाहे वो आप दौड़ रहे हो, चाहे आप स्टेशनरी हो, तो उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस। ठीक है, इफ यू आर इन स्टैटिक पोजीशन इट्स अ स्टैटिक बैलेंस, इफ यू आर मूविंग समवेयर एंड यू आर मेकिंग द बैलेंस मींस डायनामिक बैलेंस। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। एनाटॉमिकल फैक्टर इज अ कंपोनेंट ऑफ, एनाटॉमिकल फैक्टर जो है किसका कंपोनेंट है? फिटनेस, वेलनेस, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और हेरिडिटी। सिंपल सी आंसर है इसका बी। ठीक है, वेलनेस का कंपोनेंट है इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सिंपल क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत है नहीं। स्पीड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी स्पोर्ट्स, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्पीड्स आर मोबिलिटी, टेक्निक, स्पेशल स्ट्रेंथ। बिल्कुल सीधी सी, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द रेगुलर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स डिलेज ओल्डर एडल्ट्स। क्या करता है? एजिंग प्रोसेस, परफॉर्मेंस लेवल, पीक परफॉर्मेंस और फिटनेस एंड वेलनेस।
अभी देखिए इनमें से कोई सा भी आंसर जो है वो गलत नहीं है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेस्ट आंसर चूज करना पड़ेगा इन दैट केस। रेगुलर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड गेम एंड ओल्डर एज, तो ओल्डर एज की बात करें तो पी परफॉर्मेंस तो होगा नहीं, खत्म करिए आप इसको, ठीक है। दूसरा क्या है, फिटनेस और वेलनेस, फिटनेस चल सकती है ठीक है, लेकिन वेलनेस उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता इस लेवल में। परफॉर्मेंस का लेवल ज्यादातर, तो एजिंग प्रोसेस को क्या करता है, ये डिले करता है। ये आंसर आपका करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। The ability to exert the maximum muscle contraction instantly in an explosive burst of movement, क्या बोलते हैं इसको, अचानक से ज्यादा फोर्स लगा दो आप, तो किसके साथ लगाते हैं, यू गो विद द पावर। P बराबर क्या होता है, W/T। वर्क कर रहे हैं आप बहुत ज्यादा विद इन द मिनिमम गिवन टाइम पीरियड, ठीक है। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इंडिविजुअल्स रिलेटिव बॉडी फैट, एक बात याद रखेंगे यहाँ पे, यहाँ बात किसकी हो रही है, रिलेटिव बॉडी फैट की बात हो रही है, ठीक है। बीएमआई इसका आंसर होगा, स्किन फोल्ड कैलिपर, ओबेसिटी। इन इंडिविजुअल्स रिलेटिव बॉडी फैट इज, रिलेटिव बॉडी फैट आपका कौन देता है, बीएमआई। जैसे इसमें दिया गया है पूरा 18.9 तक अगर आप देखेंगे, लेस देन ये है तो अंडरवेट, ठीक है, अप टू 25 तक रहता है, 24.9 तक नॉर्मल वेट आपका रहता है, देन 25 से 30 29.9 तक आप देखेंगे तो ओबीज, देन उसके बाद 34.9 तक ओबेसिटी टाइप 1, देन टाइप 2, जितना भी है उसके 5 के गैप पे आप देखते जाइए, ठीक है। स्किन फोल्ड कैलिपर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स क्या है, एक इंडेक्सिंग है जिसमें पर्टिकुलर रिलेटिव बॉडी फैट को एंटिसिपेट करता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द डेफिनेशन, एनी एक्टिविटी दैट यूज लार्ज मसल ग्रुप can be mentioned continuous and rhythmic in nature is related to, किससे रिलेटेड है, प्लायोमेट्रिक, रिदमिक डांस, एरोबिक एक्सरसाइज, ऑल ऑफ दैट। सिंपली किसकी बात हो रही है, कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस और रिदमिक भी है तो क्या होगी, एरोबिक एक्सरसाइज है, ये सिंपल सी बात। सी आंसर करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which Indian team lost in semi-final of 1956 ओलंपिक, 1956 के ओलंपिक में, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ये इसका प्लेस आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 1956 के जो ओलंपिक थे वो कहाँ पे हुए थे। जहां तक इंडियन टीम की बात करी जाए तो फुटबॉल की टीम जो है वो सेमीफाइनल में इसमें हार गई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द टर्म फ्री स्टाइल, फ्री स्टाइल की बात हो रही है तो फ्री स्टाइल टर्मिनोलॉजी की अगर आप बात करें तो ये एक तो रेसलिंग में होती है फ्री स्टाइल रेसलिंग, दूसरा फ्री स्टाइल स्विमिंग होती है, तो बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द टेबल टेनिस हाइट ऑफ टेबल इज अबव द ग्राउंड, टेबल टेनिस की हाइट कितनी होती है, सिंपल सी 76.00, ठीक है। चलिए आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा ये सिंपल क्वेश्चन था तो मैंने सीधे के सीधे इसका आंसर दे दिया, ठीक है। रेसलिंग कोर्ट को या तो मैट बोलते हैं या रेसलिंग एरिना भी बोल देते हैं, तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको मिलता है देन यू हैव टू बी केयरफुल। बॉक्सिंग, बॉक्सिंग पिच, ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन में दिया था इसलिए इसको बस सिंपली उसको किया गया है, ठीक है। वैसे बॉक्सिंग क्या होता है, बॉक्सिंग रिंग ही होती है, बॉक्सिंग मैट बोलते हैं इसको, ठीक है। क्रिकेट की पिच बोलते हैं, क्रिकेट पे पिच होती है, राइट। बैडमिंटन का कोर्ट होता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट डे इवेंट। एक तो ये बताया था कि शॉर्ट रेसेस से शुरू होते हैं जितने भी इवेंट है, ठीक है, और लॉन्ग रेसेस पे खत्म होंगे फर्स्ट डे में, ठीक है। 110 हर्डल पे शुरू होता है, या 1500 मीटर पे दूसरा दिन खत्म हो जाता है। तो मैंने क्या बताया था, LSH एक फॉर्मूला बताया था। तो आप देखो 100 मीटर इसमें है, इसमें है, तो इन दोनों में से कोई सही हो सकता है, ये तो होंगे नहीं, ठीक है। अब देखिए आप LSH सबसे पहले लॉन्ग जंप इसमें आ गई, सीधा आंसर यही सही हो गया, बी आंसर आपका करेक्ट हो गया। देखिए फिर शॉर्टपुट, H हाई जंप, और लास्ट में 400 मीटर। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा इन सब क्वेश्चंस को रटने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको हर समय इनको पढ़ने की जरूरत है। आप एग्जाम के टाइम पे इनको देखिए, जो ट्रिक्स उनको लिख के रख लीजिए अपने लिए, दे विल हेल्प यू अलॉट, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब भी आप उतरते हो तो दीज आर वेरी
वेरी सिंपल क्वेश्चन बट दे क्रिएट हिंड्रेंस, राइट। उनको आप भूल जाते हैं बहुत ज्यादा इजी, बिकॉज आपका माइंड जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है कि यार इतना इजी कैसे पूछ सकते हैं, राइट। चलिए सिंपल, ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत ही सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन टर्म, ठीक है, इंडियन टर्म नहीं है, ये इंडियन टीम्स है इन ओलंपिक गेम्स। तो ओलंपिक गेम में कौन कंट्रोल करता है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, बी आंसर इसका करेक्ट हो सकता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेशनल स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इजी क्वेश्चन है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को आप कर दो सिंपल, सी आंसर। चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग करते रहेंगे। द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन 1896 में, ये कहाँ पे हुए थे? सिंपल सा आंसर सी, एथेंस। चलिए आगे चलते हैं। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेट on its to inform people or to develop healthy knowledge by presenting and interpreting। क्या कर सकते हैं? ब्लाइंड बिलीवर नहीं होते लोग, ठीक है, मिसकंसेप्शंस से भी नहीं आएंगे लोग। तो अगर लोगों को हम साइंटिफिक डेटा देते हैं हेल्थ के बारे में और उनके पर्टिकुलर फैक्ट्स उनको बताते हैं, देन दे विल गेट द प्रॉपर नॉलेज एंड दे विल फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस, और वो चीजों को प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 137। हेल्थ एजुकेशन इंक्लूड वेल बीइंग ऑफ, हेल्थ एजुकेशन जो है वो वेल बीइंग के लिए काम करती है। किसके लिए? फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। आगे और देख लेते हैं। फिजिकल भी है इसमें, फिजिकल, अच्छा इसमें ऑल ऑफ द अबव होता तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाता, ठीक है, लेकिन ऑल ऑफ द अबव दिया नहीं है, तो सबसे ज्यादा जो डायमेंशंस दी हुई है उनके साथ हम लोग चले जाएंगे। चलिए आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? आफ्टर एनालाइजिंग डेफिनेशन हेल्थ एजुकेशन as given to the SOMAS and adopted by National Conference and Prevent Medicine USA JE Park stated which of these objective, ठीक है। तो यूएसए जेई पार्क ने कौन सा ऑब्जेक्टिव इसमें दिए थे, राइट, उन ऑब्जेक्टिव्स की आपको टिक करना है। इन्फॉर्म द पीपल, ये दिया था। मोटिवेटिंग पीपल, ये भी सही है। गाइडिंग इनटू एक्सेलेंस, तो डी आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स, सॉरी ऑब्जेक्टिव्स जो है वो जेई पार्क ने दिए थे। ठीक है, अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 139। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्कोप ऑफ हेल्थ एजुकेशन, इनमें से कौन सा ऐसा आपका ऑब्जेक्ट है मिलेगा जिसमें हेल्थ का कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा? ठीक है, हेल्थ एजुकेशन का कोई भी उसका लेना देना नहीं है या एप्लीकेटिव पार्ट नहीं है। हेल्थफुल लिविंग, हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ मोटिवेशन, राइट। हेल्थ मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा सिर्फ, राइट। हेल्थफुल लिविंग भी आपको रखनी पड़ेगी, हेल्थ की सर्विसेज को फॉलो करना पड़ेगा और सर्विसेज को प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन हेल्थ इंस्ट्रक्शंस, यू हैव टू प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन हाउ टू कीप अवे, हाउ टू एरेडिकेट द थिंग्स। ठीक है, कोई भी अगर बीमारी है तो उसके प्रिकॉशन मेजर्स आपको लेने पड़ेंगे, लाइक वैक्सीनेशन और ऑल दिस थिंग्स। चलिए 140। द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज एम्स टू अचीव सोशल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, टोटल हेल्थ, ऑप्टिमम हेल्थ। जहां हेल्थ के मसले में ऑप्टिमम आपको आंसर मिल जाता है, आंखें बंद करके आप आंसर उसको मार सकते हैं। ठीक है, चलिए। इन प्रेजेंट जनरेशन हेल्थ एंड इट्स मेंटेनेंस आर बीइंग कंसीडर्ड एज पास टाइम एक्टिविटीज, मेजर सोशल इन्वेस्टमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज। अब इसको सही तरह से आप देखिए। इन प्रेजेंट जनरेशन, आज की जनरेशन में क्या हेल्थ की जो मेंटेनेंस है उसको पास टाइम एक्टिविटीज माना जाता है, या फिर उसको मेजर सोशल इन्वेस्टमेंट माना जाता है, या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट माना जाता है? सिंपली क्या है, इसको मेजर सोशल इन्वेस्टमेंट माना जाता है। आप देखो कि लोग अभी क्या करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस अपना कराते हैं, राइट। चलिए, तो बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। As well balanced is necessary for the healthful living within this scope, food and nutrition, routine and schedule, फिटनेस और एनवायरनमेंट। तो सिंपल सी बात है कि एक वेल बैलेंस्ड डाइट, ठीक है, या वेल बैलेंस्ड हेल्थी लिव के लिए हम क्या करते हैं, रूटीन और शेड्यूल्ड होना चाहिए कि कब आपको खाना खाना है, कितना खाना खाना है, किस तरह से खाना है, राइट। तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। टाइम पे सोना भी आपको, इट विल रियली एनहेंस योर हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल।
हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Which of the following are not the essential elements to make workplace healthy and productive? इनमें से कौन सा है जो वर्क प्लेस जहां आप काम करते हैं उसको हेल्दी और प्रोडक्टिव बनाता है? कौन बनाता है उसको? ओपननेस। ठीक है, चलिए आगे चलिए। Physical activity practice at leisure time highlights the strategies to health promotion and avoid chronic disease, live together, socializing, casually living to the peoples, and all of the above. इस क्वेश्चन का आंसर आप लगाएं, मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। फिजिकल एक्टिविटी प्रैक्टिस एज लीजर टाइम को हाईलाइटेड एज ए स्ट्रैटेजी। लीजर टाइम को एक तरह से अगर आप अच्छी तरह से यूटिलाइज करते हैं फिजिकल एक्टिविटी से, राइट, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? हेल्थ प्रमोशन टू अवॉइड द क्रोनिक डिजीजेस, लिव टुगेदर, सोशलाइजिंग और कैजुअली लिविंग विद द पीपल, और ऑल ऑफ दैट। चलिए, तो सिंपली क्या होगा इसका? हेल्थ प्रमोशन एंड अवॉइड टू द क्रोनिक डिजीज। ठीक है, अभी तो देखो आप लोग ज्यादातर जिनकी वर्क स्पेस काफी बिजी होते हैं वो लोग ट्रेडमिल को अपने खुद के चैम्बर में ही रख लेते हैं, फोल्डेबल वो रहती है, आराम से उन्होंने गए, एक्सरसाइज की, देन दे स्टार्ट द वर्क। विच ऑफ दीज आर द कोर वैल्यूज एंड हेल्थ प्रमोशंस? हेल्थ प्रमोशंस में इनमें से कौन सी कोर वैल्यूज है? द होलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, सीक्स टू एनहेंस द पीपल्स सोशल पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट एंड इंटरसेक्शनल कोलैबोरेशन, ऑल ऑफ दैट। इसमें से हेल्थ को अगर आप प्रमोट कर रहे हैं तो उसकी कोर वैल्यू क्या है, कोर पोजीशन क्या है कि जो हेल्थ को हर तरह से हेल्पफुल रहे आपकी हेल्थ के एनहेंसमेंट में, राइट? क्या रहेगा इसमें? होलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, सीक्स टू एनहेंस पीपल्स सोशल पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्व इंटर इंटरसेक्टोरियल कोलैबोरेशन, और ऑल ऑफ द। तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ द। ठीक है, आपको एक तरह से कोलैबोरेटिव वर्क करना पड़ेगा, इंटरसेक्टोरियल वर्क आपको करना पड़ेगा, और अगर मास पार्टिसिपेशन उसमें होता है हेल्थी प्रैक्टिसेस में तो आपकी पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है वो बहुत अच्छी तरह से रह पाएगी। इसका रीसेंट एग्जांपल आप कोरोना को देख सकते हैं, जहाँ सारी कम्युनिटी को रिक्वेस्ट किया गया था कि यू हैव टू बेयर द मास्क व्हाइल गोइंग आउटसाइड इन ड्यूरिंग कोरोना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो which of these is not principal contributory factor for drawing and near drawing? अब आप इसको समझिए, इनमें से कौन से कंट्रीब्यूटर फैक्टर हैं प्रिंसिपल्स किसके, जो या तो डूबना है या लगभग डूबते डूबते, इन दोनों को कौन अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है? राइट, ब्रीथ होल्डिंग इन स्विमिंग डाइविंग, ये एक टेक्निक है, राइट। हाई ड्रेन आउटलेट सेक्शंस, पुअर ड्रेन कवर डिजाइन, ये एक डिजाइनिंग है जो आपकी जो स्विमिंग पूल को बनाते हैं उसमें इन सारी चीजों का ध्यान दिया जाता है। इसका कंट्रीब्यूटिव फैक्टर से कोई लेना देना नहीं है। इजी अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द पूल, अनऑथराइज्ड से तो कोई मतलब ही नहीं है, सब कुछ खराब कर देंगे वो लोग। कंट्रीब्यूशन टू प्रोफेशनल डाइवर्स, तो ये क्या होगा? डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 147। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट? माइक्रो एनवायरनमेंट होता है, बायोटिक एनवायरनमेंट आपका होता है, मैक्रो एनवायरनमेंट भी होता है, एंटीबायोटिक कोई भी एनवायरनमेंट की ऐसी टर्म यूज नहीं करी जाती। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। The policies and the actions to control the air pollution from the vehicle and industry can be important investment for healthy equity, health initiatives, health hazard, all of the above। तो क्या हो जाएगा? सीधा सीधा आपका ये आंसर हो जाएगा हेल्थ इक्विटी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ द पेरेंट्स इन्वॉल्विंग टू द चाइल्ड केयर? इसको समझ मतलब बहुत अच्छी तरह से समझना है आपको और आंसर देना है कि जो बच्चे हैं उनके जीवन में आपका इन्वॉल्वमेंट जो है वो किस तरह से बेनिफिशियरी है और किस तरह से बेनिफिशियरी नहीं है। आपको यहाँ पे जो आंसर देना है विच ऑफ फॉलोइंग नॉट बेनिफिशियरी के रूप में देना है। तो इन्वॉल्वमेंट गिव पेरेंट्स टू चांस टू डिस्कस दियर चिल्ड्रन इंटरेस्ट विद द टीचर्स एंड गिव आउटपुट इनटू द प्रोग्राम्स। ठीक है, इसको अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन टीचर के साथ में कोलैबोरेशन में जो आपके पेरेंट्स है वो बात कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये बात क्या है? ये बेनिफिट करती है, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। कॉन्टिन्यूअस एंड पॉजिटिव कॉन्टैक्ट विद द स्टाफ कैन रिलीज पेरेंट स्ट्रेस
बिल्कुल, ये तो बात सही है, तो फिर ये भी आंसर नहीं होगा। चिल्ड्रन फील बेटर इन प्ले टाइम एक्टिविटीज। चिल्ड्रन फील वैल्यूड व्हेन देयर पेरेंट्स इंटरेस्ट इन देयर लाइफ। ठीक है, तो सिंपली आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। द मेजर प्रॉब्लम्स विच एडolescents फेस आर। जो एडolescents बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा समस्याएं कौन सी फेस करते हैं? प्रॉब्लम ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर, बिल्कुल बात सही है। लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट, ये भी बात सही है। प्रॉब्लम रिलेटेड टू सेक्स, ये भी बात आपकी ठीक है। अगर इसमें ऑल ऑफ द एबव आंसर नहीं होता तो इसमें से आंसर कौन सा होता? जल्दी से कमेंट करके मुझे अभी आंसर बताएंगे। क्योंकि यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आंसर सही है, इसलिए हम डी आंसर कर रहे हैं। अगर इसमें से ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं हो तो ए बी सी में से कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट होगा? जल्दी से बताएं मेरे प्यारे बच्चों। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बी आंसर क्या होगा इस कंडीशन में? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लैक ऑफ स्टेबिलिटी और एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम जो है वो सबसे ज्यादा होती है। और एक फेमस क्वेट है इसके लिए, वो क्या है? इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये तनाव और तूफान की अवस्था इसको बोला जाता है। और इसके प्रतिपादक कौन थे? जी स्टेनली हॉल। ये कई बार यूपी में पूछा गया है क्वेश्चन, और डी ट्रिपल एस में भी पूछा गया है। इवन दैट उत्तराखंड में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो रिपीटली ये काफी बार पूछा गया है। इससे रिलेटेड बाकी चीजें जो है उनको भी आप पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।